वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने जितने बार भी इंडिया से टक्कर ली है उसे मुंह की खानी पड़ी। और उन्हीं में से एक युद्ध है 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच, और जिसमें आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। देखिए, यह बांग्लादेश पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी आप सोचिए भारत से टक्कर लेने का ये नतीजा उसे मिला था, ये रिजल्ट मिला था कि उसके दो टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के। तो इसकी क्या कहानी रही है, इसमें कौन सा हीरो रहे, कौन हीरो रहा है भारत पाकिस्तान 1971 की युद्ध में, उसी पर हम लोग बात करते हैं, एक कहानी हम लोग देखते हैं। 26 मार्च 1971 को तुरा मेघालय में सीमा सुरक्षा बल के 83वीं बटालियन के मुख्यालय में रात 2 बजे टेलीफोन की घंटी ने सीमा सुरक्षा बल के डिप्टी कमांडेंट वीरेंद्र कुमार गौड़ को जगा दिया। मनकचार आउट पोस्ट के इंचार्ज ने उन्हें फोन पर बताया कि पूर्वी पाकिस्तान से आए कुछ लोग यहां भारत में शरण की मांग कर रहे हैं। और गौड़ का जवाब था कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि बीएसएफ को इस तरह का फैसला लेने का अधिकार नहीं है, और इससे पहले इस तरह की कोई मांग मेरे सामने नहीं आई। बहरहाल सुबह मैं एक खबर उच्चाधिकारी तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तब तक किसी को भारत की सीमा में मत घुसने दो। और कुछ मिनट के बाद बागमारा चौकी से एक संतरी ने भी इसी तरह की खबरें दी, और उसने बताया कि शरणार्थी लोग कह रहे हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है। और अभी गौड़ ने फोन रखा ही था कि डालू चौकी से भी इसी तरह की खबर आई, और गौड़ ने तुरंत कूट भाषा में अपने बॉस डीआईजी बउआ को संदेश भेजकर बहुत बढ़ते हुए संकट की सूचना दी। और डीआईजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि वो उस समय गहरी नींद में थे। बीएसएफ की मुख्यालय में किसी ने डीआईजी को जगाकर सीमा पर हो रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने गौड़ के संदेश का जवाब देते हुए कहा कि शरणार्थियों को रात भर के लिए भारत की सीमा के अंदर रहना दिया जाए। पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों ने बीएसएफ के अफसर को पूर्वी पाकिस्तान आने का न्योता दिया, और किसे पता था कि इन शरणार्थियों की संख्या दिनों दिन बढ़कर 1 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी, और उन्हें करीब 1 साल तक भारत की धरती पर रहना पड़ेगा। इस बात की भी किसी से ने कल्पना नहीं की थी कि अर्धसैनिक बल बीएसएफ को बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में और सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सीमा सुरक्षा बल की भूमिका तो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स की छगल नया चौकी के इंचार्ज हेड कांस्टेबल नूरुद्दीन बंगाली थे, और उनकी भारत की श्रीनगर चौकी पर तैनात परिमल कुमार घोष से दोस्ती थी। वो अक्सर सीमा पर आकर घोष से मिला करते थे। और 26 मार्च को पाकिस्तानी सेना के कैक ड्राउन के बाद नूरुद्दीन ने परिमल घोष से अनुरोध किया कि वो सीमा पार करके पाकिस्तान सेना के साथ संघर्ष में उनकी मदद करें। घोष ने अपनी वर्दी बदलकर आम लोगों जैसे कपड़े पहने और अपने साथ चटगांव के पटिया कॉलेज के प्रोफेसर अली का एक नकली परिचय पत्र रखा था। वो कुछ दूर पैदल चले और फिर नूरुद्दीन के साथ रिक्शे पर सुभापुर पुल पर पहुंचे। वहां पर ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के 6 जवान पहले से मौजूद थे। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की मिट्टी हाथ में लेकर उन्हें शपथ दिलाई कि अब से वो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए काम करेंगे। उन्होंने बताया कि इस तरह पाकिस्तानी सैनिकों के लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही सकती हैं, और पूर्वी पाकिस्तान के सैनिकों को निर्देश देकर घोष भारत की सीमा में वापस आ गए। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में हो रही गतिविधियों की जानकारी दी, लेकिन ये नहीं बताया कि वो खुद सीमा पार करके पूर्वी पाकिस्तान गए थे। अगले दिन उनके बॉस लेफ्टिनेंट कर्नल ए के घोष उनसे मिलने उनकी चौकी पर आए, और लड़ाई से पहले के नए विवरण तो उसी नूर मजूमदार हाल ही में प्रकाशित अपनी किताब इंडिया सीक्रेट वॉर बीएसएफ एंड 9 मंथ्स टू द वर्थ ऑफ बांग्लादेश में लिखते हैं कि चाय पीने के बाद जब परिमल घोष ने अपने बॉस ए के घोष को बताया कि वो सीमा पार कर सुभापुर पुल तक गए थे, तो उन्होंने आसपास के आसमान सिर पर उठा लिया। उन्होंने गुस्से से इतनी जोर से मेज पर अपना हाथ मारा कि मेज पर रखी चाय छलक कर गिर गई। एक ही घोष ने कहा कि मेरी अनुमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि इसके लिए तुम्हें कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है? एक घोष झटके से उठे और अपनी जीप की तरफ बढ़ गए। परिमल घोष ने चलते चलते उन्हें सैल्यूट किया, लेकिन एक घोष उनका कोई जवाब नहीं दिया। परिमल घोष को लग गया कि अब उनकी नौकरी खतरे में है। भारत की पूर्वी सीमा से 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में गृह सचिव गोविंद नारायण के निवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, और जिसमें आप देखते हैं कि भारत सरकार के कई आला अधिकारियों के अलावा
सीमा सुरक्षा बल के निदेशक के रुस्तम जी और रॉ के निदेशक RN काओ भी मौजूद थे। और इस बैठक में तय हुआ कि सीमा सुरक्षा बल टेकनपुर मध्य प्रदेश में अपनी अकादमी से अपने कुछ कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर भेजेगा ताकि वहां के हालात पर करीबी नजर रखी जा सके। अगले दिन लेफ्टिनेंट कर्नल AK घोष दोबारा श्रीनगर आउटपोस्ट पहुंचे। इस बार वो अपनी जीप से हंसते हुए उतरे और उतरते ही उन्होंने कहा कि पिछली बार मैंने आपकी दी हुई चाय नहीं पी थी, आज चाय बनती है, आज चाय बनती है। ये सुनकर सहायक कमांडेंट परिमल घोष की जान में जान आ गई। उन्हें लगा कि अब उनके कोर्ट मार्शल की संभावना खत्म हो गई। और उसी नूर मजूमदार लिखते हैं कि 29 मार्च को परिमल घोष एक बार फिर प्रोफेसर अली बनकर पूर्वी पाकिस्तान की सीमा में घुसे। इस बार अपने बॉस की सहमति से वो इस मिशन पर जा रहे थे। उनके साथ ईस्ट पाकिस्तान के राइफल्स के नूरुद्दीन और BSF के कुछ जवान भी थे। उन लोगों ने आम आदमियों के कपड़े पहन रखे थे और पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोही लड़ाके उनके मुंह से ये बात सुनकर खुश हुए कि भारत ने उनकी मदद करने का फैसला किया। और आप देखेंगे वो लोग परिमल घोष को कंधे पर उठाकर नाचने लगे। घोष ने वहां विद्रोहियों के कमांडर मेजर जिया उर रहमान से मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि भारत उन्हें मोर्टार तोप के गोले उपलब्ध कराए। इंदिरा गांधी ने कहा, कब पकड़े मत जाना। दिल्ली में सेनाध्यक्ष जनरल मानेकशॉ मुक्ति वाहिनी को सीमित सहायता देने के लिए तैयार हो गए और BSF के निदेशक रुस्तम जी ने लेफ्टिनेंट कर्नल घोष को एक खबर पहुंचा दी। घोष ने परिमल घोष को ये सूचना देते हुए 92वीं बटालियन के मुख्यालय में मोर्टार और कुछ गोले भिजवाने की व्यवस्था करवाई। अगले दिन यानी कि आप देखिए 30 मार्च को परिमल घोष ने ये सामान मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों तक पहुंचा दिया। 29 मार्च को ही पूर्वी पाकिस्तान में एक खबर फैल गई कि एक भारतीय रक्षा अधिकारी ने विद्रोहियों से मुलाकात की और हथियार पहुंचते ही इस बात की पुष्टि हो गई कि भारत मुक्ति वाहिनी के समर्थन में कूद पड़ा। मेजर जिया ने एक खबर मुक्ति वाहिनी के दूसरे योद्धाओं तक पहुंचा दी और इस बीच जब BSP के निदेशक रुस्तम जी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से निर्देश लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा, तुम जो चाहो करो मगर पकड़े मत जाना। और कहते हैं ना कि इंदिरा गांधी कमजोर थी, ये था वो था। आप सोचिए इतनी मजबूत थी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े उन्होंने कर दिए थे। सोवियत संघ में भारत के राजदूत और इंदिरा गांधी के करीबी DP धर शुरू से ही मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को तोपें और मोर्टार देने चाहते थे। उन्होंने अपने करीबी दोस्त और इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव PN हक्सर को पत्र लिखकर कहा कि हम इस विरोध को किसी भी हालत में धराशायी नहीं होने देना। अवामी लीग नेता की इंदिरा गांधी से मुलाकात। तो 30 मार्च 1971 को सीमा सुरक्षा बल को सूचना मिली कि अवामी लीग के 2 वरिष्ठ नेता तजुद्दीन अहमद और अमीरुल इस्लाम भारतीय सेना की सीमा के निकट पहुंच चुके हैं और 76वीं BN अफसरों ने BSF के IG गोलक मजूमदार को कूट संदेश भेजकर इस बारे में बता दिया। और मजूमदार ने हॉटलाइन पर अपने बॉस रुस्तम जी से संपर्क किया और रुस्तम जी ने फोन सुनते ही हवाई अड्डे का रुख किया। वहां खड़े BSF के जवान जहाज से कलकत्ता पहुंच गए। मजूमदार ने रुस्तम जी को दमदम हवाई अड्डे के रनवे पर जाकर रिसीव किया। उस समय रात के 12 बज चुके थे। रुस्तम जी ने लिखा कि मजूमदार मुझे हवाई अड्डे के पास खड़ी एक जीप के नजदीक ले गए और जिसमें सुरक्षा कर्मियों से घिरे तजुद्दीन अहमद बैठे थे। हम उन्हें और अमीरुल इस्लाम को अपनी काली एम्बेसडर कार में बैठाकर असम हाउस ले गए। उन्होंने लिखा है कि मैंने उन्हें अपना कुर्ता पजामा दिया ताकि वो नहाने के बाद धुले हुए कपड़े पहन सकें। तब तक रात के 1 बज चुके थे। इतनी रात को कहीं खाना नहीं मिल सकता था और हमारे IG गोलक ने अपने हाथों से उन दोनों के लिए ऑमलेट बनाया। और रुस्तम जी लिखते हैं कि अगले दिन मैंने और गोलक ने न्यू मार्केट जाकर तजुद्दीन और अमीरुल के लिए कपड़े, सूटकेस और टॉयलेट का सामान खरीदा। 1 अप्रैल को गोलक तजुद्दीन उनके साथी को दिल्ली ले गए और जहां उन्हें एक सेफ हाउस में रखा गया। 2 दिन बाद उनकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात करवाई गई। दिल्ली में 1 सप्ताह बिताने के बाद वो 9 अप्रैल को कलकत्ता वापस लौट गए। बांग्लादेश की निर्वाचित सरकार को एक संविधान की जरूरत थी और BSF की लॉ अफसर कर्नल NS वेंस ने तजुद्दीन अहमद के साथ आए बैरिस्टर अमीरुल इस्लाम को बांग्लादेश का अस्थायी संविधान लिखवाने में मदद भी की। और इसको कलकत्ता के एक और बैरिस्टर सुब्रतो रॉय चौधरी ने दोबारा जांचा। इस बात पर काफी बहस हुई कि नए देश का नाम क्या रखा जाए। इसके लिए ईस्ट बंगाल, बंगभूमि, बंगा और स्वाधीन बांग्ला जैसे कई नाम सुझाए गए। अंत में ताजुद्दीन ने कहा कि शेख मुजीद ने बांग्लादेश नाम को अपना समर्थन दिया था। सभी नेता बांग्लादेश के नाम पर सहमत हो गए।
और आज आप लोग बांग्लादेश के नाम से ही तो जानते हैं। इसके पहले इसके नाम में 2 शब्द थे, जिसे बदलकर एक शब्द बांग्लादेश कर दिया गया। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि बांग्लादेश की निर्वाचित सरकार कहाँ शपथ ले। रुस्तम जी ने सलाह दी कि शपथ ग्रहण समारोह पूर्वी पाकिस्तान की भूमि पर होना चाहिए। इसके लिए मेहरपुर कस्बे के पास बैद्यनाथ ताल में आम के एक बाग को चुना गया। सीमा सुरक्षा बल और सेना की जनसंपर्क इकाई के प्रमुख समर बोस और कर्नल आइस रिखी ने कलकत्ता से करीब 200 पत्रकारों को कारों के काफिले में बैद्यनाथ ताल पहुंचाने का बीड़ा उठाया। बंदूक के साए में ली मंत्रियों ने शपथ। पत्रकारों को पहले से नहीं बताया गया था कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। मानस घोष अपनी किताब बांग्लादेश वॉर रिपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो में लिखते हैं कि आम आदमियों के कपड़े पहने बीएसएफ के जवानों ने बैद्यनाथ ताल को चारों ओर से घेर रखा था। भारतीय वायुसेना के विमान उस इलाके में गश्त लगा रहे थे ताकि पाकिस्तानी वायुसेना के किसी भी हमले को नाकाम किया जा सके। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के जवानों ने अपनी फटी और गंदी वर्दी में बांग्लादेश की निर्वाचित सरकार के मंत्रियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था और एक कोने में एक संगीत मंडली बिना किसी संगीत उपकरण के बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बंगला का अभ्यास कर रही थी। तभी गोलक ने कहा कि वो नजदीक के एक भारतीय गांव से तबले और हारमोनियम का इंतजाम करें। दीनाजपुर से आवामी लीग के सांसद यूसुफ अली ने माइक पर बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा को पढ़ा। इसके बाद सभी मंत्रियों ने एक के बाद एक शपथ ली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और सारा इलाका जोए बंगला के नारों से गूंज उठा। और इस बीच बीएसएफ के निर्देशक रुस्तम जी और आईजी गोलक मजूमदार भारतीय सीमा के अंदर रहकर सारी कार्रवाई पर नजर रख रहे थे। बांग्लादेश की अस्थायी सरकार का दफ्तर 8 थिएटर रोड पर बनाया गया और तजुद्दीन अहमद अपने दफ्तर से सटे एक कमरे में रहने लगे। बाकी मंत्रियों को बालीगंज सर्कुलर रोड पर बीएसएफ के एक भवन में रहने की जगह दी गई। रुस्तम जी उन गिने चुने लोगों में से थे जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हॉटलाइन पर आप देखते हैं कि बातचीत कर रहे थे। एक दिन उन्होंने फोन मिलाकर पूछा कि अगर कलकत्ता में पाकिस्तानी उच्चायुक्त के सभी बंगाली कर्मचारी पाला बदल लें तो क्या आपका समर्थन मिलेगा। इंदिरा गांधी इस प्रस्ताव से बहुत अधिक खुश नहीं हुई। उन्होंने रुस्तम जी को आगाह किया कि इस ऑपरेशन में एक मामूली सी गलती भारत को परेशानी में डाल सकती है। रुस्तम जी ने कहा कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। उन्होंने पाकिस्तान के उच्चायुक्त हुसैन अली से न सिर्फ खुद मुलाकात करके उन्हें पाला बदलने के लिए राजी किया, बल्कि निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री ताजुद्दीन अहमद से भी उनकी मुलाकात करवाई। तय हुआ कि 18 अप्रैल को हुसैन अली पाकिस्तान से अपना नाता तोड़कर बांग्लादेश की सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर देंगे। और उसी नूर मजूमदार लिखते हैं कि 10 बजे के आसपास कलकत्ता में बहुत जबरदस्त तूफान आया, जिसने न सिर्फ पार्क सर्कस मैदान में कि बहुत सारे पेड़ उखाड़ दिए, बल्कि उस खंबे को भी गिरा दिया जिस पर उप उच्चायुक्त में पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा था। जैसे ही तूफान थमा, हुसैन अली और उनके कर्मचारी भवन में पहुंच गए और उनमें से एक शख्स ने फ्लैग पोल से पाकिस्तानी झंडा निकालकर उसकी जगह बांग्लादेश का झंडा फहरा दिया। वहां मौजूद बीएसएफ के लोगों ने भवन पर लगे पाकिस्तानी नेम प्लेट को हटाकर नया बोर्ड लगा दिया, जिस पर लिखा हुआ था कि प्रजातांत्रिक बांग्लादेश गणतंत्र के उच्चायुक्त का दफ्तर। बीएसएफ ने उपलब्ध कराया रेडियो ट्रांसमीटर। पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई करते हुए ढाका में भारत का एक उच्चायुक्त बंद करा दिया। इस ऑपरेशन में निदेशक रुस्तम जी, आईजी ऑपरेशन मेजर जनरल नरेंद्र सिंह, आईजी इंटेलिजेंस पीआर राजगोपाल और आईजी पूर्व क्षेत्र गोलक मजूमदार उच्चायुक्त की सड़क पर भेष बदलकर खड़े थे। और 27 मार्च 1971 को शाम 7 बजे मुक्ति वाहिनी के मेजर जिया उर रहमान ने कलूर घाट रेडियो स्टेशन से मुजीद की आज़ादी की उद्घोषणा को प्रसारित किया। 3 दिन बाद पाकिस्तान के युद्धक विमानों ने रेडियो स्टेशन पर बम गिराकर उसे ध्वस्त कर दिया। बीएसएफ के निदेशक रुस्तम जी ने बीएसएफ के टेकनपुर अकादमी से 200 वॉट का शॉर्ट वेब ट्रांसमीटर मंगवा लिया। लेफ्टिनेंट कर्नल ए के घोष ने अपनी बटालियन का पुराना रिकॉर्ड प्लेयर उपलब्ध कराया और स्वाधीन बंगला बेतार केंद्र का प्रसारण शुरू हुआ। उसी नूर मजूमदार लिखते हैं कि बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राम सिंह अकेले व्यक्ति थे जो दूसरे विश्व युद्ध के जमाने के रेडियो ट्रांसमीटर्स को चलाना जानते थे। ये ट्रांसमीटर दिन में सिर्फ 1.5 घंटे चल सकता था। इंजीनियरों ने और स्क्रिप्ट राइटर्स की टीम ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे बांग्लादेश के लोगों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करने शुरू कर दिए और शुरुआती दिनों में अखबारों में छपी खबरें प्रसारित की जाती थी। इसके बाद दुनिया के लोगों ने बांग्लादेश के संघर्ष में मदद करने की अपील की जाती और नजरुल गीति सुनाए जाते। हर आधे घंटे बाद वो 10 मिनट का ब्रेक लेते क्योंकि पुराना ट्रांसमीटर
जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाता और बीएसएफ के 2 अफसर डिप्टी कमांडेंट एसपी बनर्जी और सहायक कमांडेंट एमआर देशमुख को गुप्त रेडियो स्टेशन चलाने की जिम्मेदारी दी गई और इन दोनों को अगरतला के सर्किट हाउस में ठहराया गया और आने जाने के लिए एक जीप दी गई। कुछ दिनों बाद इस रेडियो स्टेशन को पश्चिम बंगाल शिफ्ट कर दिया गया, जहां रॉ ने कलकत्ता पहुंचे पूर्वी पाकिस्तान के रेडियो कलाकारों की मदद से रेडियो कार्यक्रम बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 29 पुलों को ध्वस्त किया गया। सीमा सुरक्षा बल के इंजीनियरों और जवानों ने सुभापुर पुल को ध्वस्त करने में मुक्ति वाहिनी की मदद की। 6 हफ्तों में बीएसएफ ने पूर्वी पाकिस्तान के 29 सड़कों रेलवे पुल को जमींदोज किया। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना के जवानों को रसद पहुंचने में विलंब होने लगा। जब भी बीएसएफ के जवान पूर्वी पाकिस्तान सीमा में प्रवेश करते उन्हें अपनी वर्दी पहनने की इजाजत नहीं होती थी। वो ना तो जंगल बूट पहन सकते थे और ना ही भारत में निर्मित हथियार ले जा सकते थे। प्लाटून कमांडर रूपक रंजन मित्रा ने पूर्वी पाकिस्तान में खुफिया और तौर पर घुसने वाले बीएसएफ के जवानों को ट्रेन करना शुरू कर दिया और उसी नूर मजूमदार लिखते हैं कि उन्हें सिखाया गया कि किस तरह अस्सलाम वालेकुम कहकर अभिवादन किया जाता है। कुछ लोगों ने नमाज पढ़नी सीखी और 5 वक्त पढ़ी जाने वाली नमाजों के नाम याद किए। बीएसएफ के हिंदू जवानों ने अपने नाम बदले। मित्रा ने अपना नाम बदलकर तालिब हुसैन कर लिया। वो कैंप में भी एक दूसरे को नए नामों से पुकारते ताकि इसके अभ्यस्त हो सके। उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को रात में अपनी बैरकों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जब भी वो रात में सड़कों पर गश्त करने निकलते उन पर गोलियां चलाई जाती। कुछ दिनों बाद उन्होंने रात में बाहर निकलना ही बंद कर दिया। भारत ने मुक्ति वाहिनी को मदद देने का किया खंडन। तो जब इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव परमेश्वर नारायण अक्सर ने अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने से पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार दिए जाने की शिकायत की तो उन्होंने उल्टे भारत पर बंगाली छापामारों को हथियार देने के आरोप मढ़ लिए। लेकिन अक्सर ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने मुक्ति वाहिनी के छापामारों को कोई हथियार नहीं दिए। हालांकि ये सही नहीं है। श्रीनगर की चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों की सहायता के लिए न सिर्फ 29 राजपूताना राइफल्स की 4 कंपनियां तैनात की गई थी, 6 तोपों और 3 इंच के मोर्टार की भी व्यवस्था की गई थी। भारत ने तब भी और आज तक सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया कि उसने मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं को सहायता की थी, लेकिन की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के संवाददाता सिडनी सोनबर्ग उस प्रशिक्षण शिविर तक पहुंचने में कामयाब हो गए जहां सीमा सुरक्षा बल के लोग मुक्ति वाहिनी के सैनिकों को ट्रेन कर रहे थे। उन्होंने भारत और पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर 4 दिन बताए थे और पाकिस्तानी सीमा के अंदर भी घुसने में कामयाब रहे। उन्होंने 22 अप्रैल 1971 की न्यूयॉर्क टाइम्स के अंक में बंगालीज टू रीग्रुप देयर फोर्सेज फॉर गुरिल्ला एक्शन शीर्षक से लिखा था। इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह सीमा सुरक्षा के बल के लोग मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षण और हथियार दे रहे हैं। 1971 के युद्ध में सीमा सुरक्षा बल के 125 सैनिकों ने अपनी जान दी जबकि 352 सैनिक घायल हुए। युद्ध के बाद बीएसएफ के 2 आला अधिकारियों के रुस्तमजी और अश्विनी कुमार को पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। आईजी गोलक बिहारी मजूमदार को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। वो ये सम्मान पाने वाले पहले गैर सैनिक अधिकारी थे। इसके अलावा सहायक कमांडेंट रामकृष्ण बादबा को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और इस तरह से आप देखेंगे कि बांग्लादेश आज़ाद होता है और भारत की जीत होती है। कहिए तो यही कहानी है भारत पाकिस्तान के 1971 के जीतने की और बीएसएफ इसमें हीरो के रूप में रहा।